Students, Assalamu alaikum. Do you hear me? Walaikum assalam, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ओके। स्क्रीन शेयर हो गई है आपके पास? Yes, ma'am. ओके ओके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा पहले आप कि आप लोगों ने मेथड जो हम क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस हमने कंप्लीट कर लिया था या नहीं? मुझे उसमें कंफ्यूजन हो रही थी। मैम मैम कर एग्जैक्टली हमें भी याद नहीं है। हम्म। एग्जैक्टली हमें भी याद नहीं है मैम। नोट्स सारे हॉस्टल में रखे पड़े हैं। अच्छा, आपको याद नहीं है? कोई और स्टूडेंट जवेरिया आपको? मैम कर लिया था शायद। है ना, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, उसमें आईएसओ सर्टिफिकेशन थी। और वो मेरा ख्याल है मैंने आपसे वो जिस तरह फार्मास्यूटिकल के जो कंपनी के आईएस वो बनाने थे, क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स बनाने थे और क्वालिटी एश्योरेंस के, और वो 4 उसके जो थे टायर्स थे, वो पढ़ लिए थे ना हमने? जी रीड करने को दिया था हमें, पढ़ाया भी था और बाद में हमें रीड करने को भी दिया था। अच्छा, और वो उसके हैंडआउट्स कौन से हैं? वो आपने जो हमारे पास बुक थी, हमने सबसे इजीएस्ट वाली मैंने आपके साथ शेयर की थी, हकनवाज भट्टी की, वो आप सबने ले लिए हाँ थे? जी। जी ठीक है, मैम। चलें। अच्छा, अगर वो नहीं है ना तो वो फिर मैं आपके पास जिस तरह से ये वकास कह रहा है कि हमारे बहुत सारी चीजें हॉस्टल में है, तो मैं वो फिर आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, उसके नोट्स आपके पास व्हाट्सएप पे या इसी की जो इस तरह से बना के वीडियो, तो वो फिर मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, ताकि ठीक है। ताकि जो स्टूडेंट्स जिनके ओके पास मैम। नहीं है उनको प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है। ओके ओके मैम। ओके ओके, मैम। चलें चलें, ठीक है। अच्छा, आज फिर हम थर्ड मॉड्यूल कौन सा ना उसको हम स्टडी करेंगे। वो आपका पहले हमारे पास था, 3 टायर्स थे आपके सिलेबस के। एक था क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा था क्वालिटी अश्योरेंस, और उसके बाद क्वालिटी अश्योरेंस का ही लास्ट पार्ट ऑटोमेशन रहता था अभी। ठीक है, तो वो ऑटोमेशन कौन सा है वो हम उसको बाद में देखेंगे। पहले इसका थर्ड मॉड्यूल था मेथड डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मेथड डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, बीइंग एन एनालिटिकल केमिस्ट, आप सबको पता है कि आपकी मेन ड्यूटी क्या है, कि आपने एनालिसिस कैरिड आउट करने हैं। एनालिसिस किस चीज के हो सकते हैं? एनालिसिस क्या होता है? तो एनालिसिस की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें, आप सबको, हमें एक वैसे तो लॉजिकल पता है एनालिसिस, हम किसी भी चीज का एनालिसिस कर सकते हैं। हम कब बात कर रहे हैं तो उसका एनालिसिस करेंगे। हमने कोई वाकया देखा है, हम उसको हर इंसान के एनालिसिस का जो आप कह लो कि उसके एनालिसिस करने का जो तरीका है, उसका जो वे है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और एनालिटिकल केमिस्ट, एज अ केमिस्ट आप चीजों को कैसे एनालाइज करोगे? जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो भी कि जो आप कह लें केमिस्ट है, उन्होंने भी एनालिसिस करना है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिस्ट हैं, उन्होंने भी एनालिसिस करना है। दुनिया में हर इंसान ही जो जिस तरह का जो उसका वे ऑफ एनालिसिस है, अकॉर्डिंग टू दैट वो अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपका डिसिप्लिन अलहदा है। ठीक है, जब डिसिप्लिन अलहदा है तो क्या होगा कि आपको इसमें स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आपको इसमें बहुत प्रोफिशिएंट, परफेक्ट होना चाहिए कि एनालिसिस को मैंने किस किस तरह से कैरिड आउट करना है। तो एनालिसिस को करने के लिए आपको जिन जिन अप्रोप्रिएट मेथड्स को फॉलो करना पड़ेगा, आज हम उसको देखेंगे। ठीक है जी, गॉट इट? यस मैम। किसी स्टूडेंट को कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? ठीक है सब? नहीं मैम, ठीक ठीक है आ जी, रही है चले आवाज। चले, ओके ओके। चले फिर आज हम शुरू करते हैं मेथड डेवलपमेंट एंड एनालिसिस। तो एनालिसिस क्या होती है? एनालिसिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एंड एनालाइट और कॉम्प्लेक्स और सब्सटेंस, ये तीनों एक ही है, सिनोनिम्स हो गया। कि किसी भी एनालाइट, आपको पता है क्या है ना, हमारे पास कंपोनेंट ये सिस्टम जिसको कि हमने एनालिसिस करना है एनालाइज ना? करना है। ठीक है ना, एनालाइट वो सिस्टम है जिसको कि हमने एनालिसिस करना है। वो कोई कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और अगर जनरलाइज करेंगे हम उसे मजीद, तो डेट इज अ सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं उसको हम एनालाइट कहते हैं। और जब हम उसको एनालिसिस करेंगे उसके लिए हम जो प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, उसको हम कहेंगे ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ मेथड डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट।
एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अ सब्सटेंस। क्या करेंगे हम उस एनालिसिस करके, हम उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग को गेन करेंगे। ठीक हो गया, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनालिसिस। उसके बाद अब इसमें हमारे पास दो चीजें आ गई, एनालाइट। एनालाइट क्या होता है? एनी वन ऑफ यू? जिसका एनालाइज किया जाएगा, जिसको एनालाइज किया जाएगा। अच्छा, अगर सपोज मैं आपको एक वाटर सैंपल देती हूँ, ठीक है, उसमें से मैं आपसे कहती हूँ कि आपने इसमें से लेड को डिटरमिन करना है, ठीक है, आपने इसमें से लेड को डिटरमिन करना है, तो आप इसमें से किसको, आप इसमें से कौन एनालाइट क्या है? क्या वो वाटर सैंपल या वो लेड? लेड। वाटर सैंपल। तो एनी वन ऑफ यू? वकास की आवाज आ गई है, एक और मुझे आंसर आ गया। और लेड मैम। लेड है, ये कौन बोला है जी? ये मुझे लग रहा है किसकी आवाज है भाई? इशफाक है ये? हाँ इशफाक। और लेड होगा मैम। लेड ही होगा, ठीक है जी। तो लेड कौन सा है? वो एनालाइट है बेसिकली, ठीक है वकास। अच्छा, अब ये इसमें से फिर बाकी वाटर सैंपल क्या होगा? बाकी वाटर सैंपल को क्या कहोगे भैया? देखें, आपको एक वाटर सैंपल दिया गया, उसमें हमने कहा कि इसमें से आपने मेटल जो है, लेड है, उसके अंदर मौजूद है, वो टॉक्सिक है। आपने इसको एनालिसिस करना है कि इसमें कितने ppm तक है, ये कितनी टॉक्सिक सैंपल है जो हम ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंकेबल वाटर का सैंपल है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था बेटा कि ये क्या होगा, जो बाकी चीज है जो कि एनालिसिस के अंडर नहीं आ रही, जो वो सब्सटेंस नहीं है लेकिन उसके अंदर अदर इम्प्योरिटीज मौजूद है, उसका अपना एक कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन को हम क्या कहेंगे? बाकी सारा अदर देन दैट लेड, उसके अंदर जो भी मिनरल्स हैं, उसके अंदर जो वाटर मौजूद है, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल मौजूद हैं, उसके अंदर जो माइक्रोब्स मौजूद हैं, वो सारे के सारा क्या कहलाएगा? दैट इज द मैट्रिक्स, MATRIX। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। क्यों भाई? मैट्रिक्स, ठीक है जी। उसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है, MATRIX, मैट्रिक्स कहेंगे। तो आपका जो वाटर सैंपल है वो सारे का सारा एनालाइट नहीं है, उसमें से सिर्फ एक लेड जिसको आपने एनालिसिस करना है वो एनालाइट है, और अदर देन दैट जो भी सैंपल में चीज मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है जी, गॉट इट। अच्छा, अब क्या हो गया आपके पास? हाँ यस मैम। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट अब मेथड क्या है? उसको एनालिसिस करने के लिए हमने जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, जो टेक्निक अडॉप्ट करनी है, और वे ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली इन अकॉर्डेंस विद अ डेफिनेट प्लान। ठीक है, हम कर तो रहे हैं लेकिन अगर हम उस किसी भी काम को प्लान नहीं करेंगे, दिस इज अवर जनरल लाइफ रूल कि हम कोई भी काम करते हैं ना, आप में से देखें, आप बीइंग आर यू स्टूडेंट, और अगर आप में से जिन बच्चों ने कुछ प्लान किया है कि हमने ये टारगेट अचीव करना है, ठीक है, वो क्या करेंगे? वो सिस्टमेटिकली, वो अगर किसी ने कहा भी मैंने थ्रू आउट ए ग्रेड प्लान किया हुआ, उसने अगर उसने प्लान किया है तो वो क्या करेगा? वो अपने लाइफ में कुछ रेगुलेशंस को ओबे करेगा, उसको फॉलो करेगा। तो वो जो उसने रूल्स बना लिए जिसको वो फॉलो करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर, जिसको उसने प्लान किया हुआ है। ठीक है, अब सपोज क्लास 8 बजे शुरू होनी है या 9 बजे शुरू होनी है, जिस तरह आज आप माशाल्लाह बहुत सारे अच्छे बच्चे सारे के सारे एट राइट 9 o'clock पे मौजूद थे, तो आपने इसको अच्छे से प्लान किया था बिफोर नाइट कि हमने कल 9 बजे ये करना है, तो आप लोगों ने ये कर लिया। लेकिन अगर हमने प्लान ना किया होता तो क्या होना था? तो क्या होना था कि भाई हाँ जी, शायद कोई 9:15 पे आ रहा होता, कोई 9:20 पे आ रहा होता, मैं भी शायद 9:15 के करीब आ रही होती, तो हमने कुछ प्लान नहीं किया था, तो हमने उसको प्रोसीड नहीं करना था। ठीक, तो किसी भी एनालिसिस को करने के लिए भी वही बात मैं बार बार कहती हूँ कि अल्लाह ताला का जो कानून है, वो कुदरत का जो कानून है, वो हर जर्रे पर और हर एक्टिविटी पर एक जैसा इम्प्लीमेंट होता है। तो वही जो सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, जो हमने प्लान करना है उसको पहले प्लान करना है, जो हमने एनालिसिस करना है उसको पहले प्लान करना है। प्लान कैसे करेंगे कि हमने उसके लिए कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करना है, कौन सी टेक्निक यूज करनी है। ठीक है, तो इट इज अ डेफिनेटिव प्लान। मेथड क्या है
इट इज अ डेफिनेट प्रोसीजर फॉर द आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड evaluation ऑफ अ मटेरियल। अब वो मटेरियल, जिस तरह हमने क्वालिटी कंट्रोल में पढ़ा कि हमारा हर काम या तो वो मटेरियल होगा या फिर वो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगी, वो कोई सिस्टम हो सकता है या वो कोई सर्विस हो सकती है। मटेरियल में हमने देखा था कि हमने कोई ड्रग को अगर एनालिसिस करना, ड्रग डेवलपमेंट करनी है, उसके प्रोडक्ट बनानी है, डेवलप करने के बाद हमने उसको कमर्शियलाइज करना है, कोई सिस्टम हमने, जिस तरह हमने एग्जांपल ली थी अपने हाईटेक लैब की, सिस्टम हमने डेवलप करना और उसमें वो सर्विस देनी है, या आपकी यूनिवर्सिटी की मैंने एग्जांपल दी थ्रू आउट माय लेक्चर। तो मेथड जिसको करना है, इट इज अ प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन। हमने अब इसमें से अपने सैंपल जो भाई हम एग्जांपल कर रहे हैं, क्या करना है, हमने उसमें से लेड को आइडेंटिफाई तो हमें पता है, उसमें हमने आइडेंटिफाई नहीं करना, उसमें हमारा क्या प्लान है कि हमने मेजरमेंट करनी है, उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है। एक ये हो सकता था, एक एनालिसिस क्या हो सकता था कि सैंपल दिया गया, आप आइडेंटिफाई करें इसके अंदर कौन कौन सी टॉक्सिक मेटल मौजूद है, उसको करने के लिए प्लानिंग और होगी। अगर आपको कहा कि हाँ जी आप मेजर करें कि इसके अंदर कौन ये स्पेसिफिक मेटल है, इसकी कितनी मिकदार मौजूद है, तो अभी जो हम एग्जांपल कर रहे हैं उसमें हमने इसके लिए प्लानिंग करनी है, मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है, एंड evaluation ऑफ अ मटेरियल, प्रोडक्ट, सिस्टम और सर्विस दैट प्रोड्यूस अ टेस्ट रिजल्ट। अगर हम सर्विस का देखें तो आजकल जैसे कोरोना का है, तो हमने ये देखना है कि कौन सा हॉस्पिटल कितनी अच्छी सर्विसेज दे रहा है, उसको फॉलो ऑन करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए हमें एक डिफरेंट प्लान की जरूरत होगी। तो हर स्टडी के लिए, हर रिसर्च के लिए हमें क्या करना है, स्क्रीन शेयर तो है ऑलरेडी, दोबारा करना होगा, क्यों बंद क्यों हो गया, पता नहीं। डू यू लिसन स्टूडेंट्स? यस मैम, अब आ रही आवाज। अच्छा अब आ रही है, ओके ओके। किसका हुआ, तो मेरा इंटरनेट कौन स्टेबल हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ जी ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, मरीना अशरफ आ रही है, अच्छा जी एडमिट हो गए। अच्छा अब क्या हमने कहा कि मेथड डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, अभी हम मेथड डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमें क्यों मेथड डेवलप करना है, एनालाइट को स्टडी करने के लिए, और हमें उसके लिए कौन सा करना है, उसको हमें सिस्टमेटिक प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। अब उसमें कौन कौन से मेथड के लिए हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो ऑन करना है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द एनालिटिकल केमिस्ट। हमें हमने सैंपल कलेक्ट करना है। सबसे पहले सैंपल कलेक्ट होगा तो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। देखें अगर आपके पास सैंपल है, आपको पता है उसकी नेचर, ये वाटर सैंपल है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये स्टेबल है, लेकिन अगर आपके पास कोई एंजाइम है, आपके पास कोई जो है वो रेडियो न्यूक्लिड है, तो क्या होगा, उसके लिए आपको उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको स्टोरेज के लिए आपको स्पेशल प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो आपने प्लान बनाना है, आपने देखना है कि सैंपल की नेचर आपको पता हो। लेबोरेटरी जिस लैब में आपने लेके जाना है, shall have instructions on the use and operation of all relevant इक्विपमेंट। अगर आपने एंजाइम को स्टडी करना है, तो आपको पता है एंजाइम को स्टोर करने के लिए -80 का जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अगर आपकी हमारी लैब में तो ये नहीं मौजूद, इसका मतलब है कि हम इस तरह के सैंपल को अपनी लैब में नहीं ला सकते। मेथड की इंफॉर्मेशन हमने उसको किस मेथड के थ्रू एनालाइज करना है, हमें मेथड पता होना चाहिए। देखिए अभी हमने जो एग्जांपल ली, लेड को डिटरमिन करना है, तो उसके लिए 3-4 मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं, कौन रिप्लाई करेगा? मेटल को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? कोई बच्चा नहीं बोलेगा? मेटल डिटेक्टर होता है। क्या होता है, शाबाश बोलो। मेटल डिटेक्टर कौन सा? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी हुई है आपने? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है ना, उसका प्रिंसिपल क्या था, वो किसको, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन किसको स्टडी करती है, मेटल्स के लिए होती है बेसिकली वो, ठीक है ना। और वो इन लो कंसंट्रेशन, जिनकी कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन ppm तक हो, मिलीग्राम पर लीटर तक जिनकी कंसंट्रेशन हो, उन मेटल्स को स्टडी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।
ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन से ppm से ज्यादा हो तो हम नॉर्मली क्या यूज कर सकते हैं, UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, डबल बीम UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, UV डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करेंगे अगर हमारे सैंपल में कंसंट्रेशन ppm से ज्यादा है। लेकिन अगर से कम है तो क्या करेंगे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन नहीं, अगर ppm तक है फिर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, और अगर उससे भी कम है, पार्ट्स पर मिलियन से भी कम है, माइक्रोग्राम पर लीटर है, फिर इससे भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इंडक्टिव कपल प्लाज्मा यूज किया जाता है। ठीक है, तो मेटल्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास, जब भी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हमारे पास क्या क्या है, डबल बीम UV डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसमें हम उसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसको कलर्ड करेंगे और उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं। ये मेथड्स है ना, डिफरेंट टेक्निक्स है बेसिकली। और अगर अब ये हमें सैंपल के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमने कहा कि सैंपल कलेक्ट होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट, प्रिपरेशन, स्टोरेज, तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आया इसमें, देखिए अगर वाटर है, ड्रिंकेबल वाटर है। ओके, डू यू लिसन मी? यस मैम, अब आवाज आ रही है लेकिन कट जाती है। कट जाती है, पता नहीं क्यों कट क्यों रही है। अच्छा अब चले, आ रही है मैम आवाज। अब आ रही है, चले चले ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है बताइएगा। मैम हो रही है, अंडरस्टैंडिंग तो हो रही है, जब आवाज कट जाती है तब नहीं। अच्छा चले ठीक है, देखती हूँ। बीच में मैम आवाज कट रही है। चले मैं बेहतर करने की थोड़ी और कोशिश करती हूँ। चले ठीक है। अच्छा, इसका ये है कि मैं ना इसकी रिकॉर्डिंग भी, जूम की ही जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, और मेरा ख्याल है कि वो भी जस्ट लाइक वो आपने जो डॉक्टर अली की रिकॉर्डिंग का कहा है ना, वैसे ही वो भी आप उसको भी शेयर कर सकते हो, बार बार सुन सकते हो। ठीक है, इसकी भी रिकॉर्डिंग आपके वो जो फैकल्टी पोर्टल है उस पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस तरह मुझे ये फील होता है कि ये, चूंकि मैं आपसे भी इंटरेक्शन करती हूँ और मुझे आइडिया होता रहता है कि कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है और कितनी नहीं हो रही है। ठीक है, और फिर इतनी एग्जांपल हम उस तरह से दे नहीं सकते एक वीडियो में। एनीवे मैं दोनों तरह से करने की कोशिश करती हूँ। सेकंड लेक्चर जो है वो आपको वीडियो का मैं सेंड करूंगी। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने पहले सैंपल कलेक्शन की, फिर हमें मेथड इंफॉर्मेशन पता चल गई। मेथड इंफॉर्मेशन जैसे मैंने कहा कि जो आपका ये सिस्टम है उसकी अगर वो कंसंट्रेशन कम है तो इंडक्टिव कपल प्लाज्मा हम यूज करेंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट भी हमारे पास, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप ऑफ आइटम टू बी टेस्टेड और कैलिब्रेटेड, कि आपने कौन सा जो आपका सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। वही बात जो मैंने कहा कि आया वो स्टेबल है या नहीं, अगर स्टेबल है तो आया वो कैलिब्रेटेड है या नहीं। आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, ऑपरेटर्स, इक्विपमेंट, इंक्लूडिंग टेक्निकल परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। अगर आपने आईसीपी पे काम करना है तो मैं आईसीपी पे काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। अगर जौन सा है मैंने करना है उसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के लिए, उसके लिए मैंने काम किया हुआ है, मैं इसलिए मैं उस पर काम कर सकती हूँ। यूवी डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे भी हमारे पास काम हो सकता है तो हम उसे कर सकते हैं ना, जो जिसकी एक्सपर्टीज उसके लिए हेलो मैम आवाज नहीं आ रही। अच्छा मैं बोलती हूँ अभी दोबारा। मैम बार बार कट जाती है, आती है फिर कट जाती है। अच्छा, मैं ना एक्चुअली मेरा ख्याल है कि मेरा ना बार बार मेरे कंप्यूटर पे आ रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। मैं ना कल दूसरा रूम चेंज करूंगी क्योंकि मैं ऊपर आके दे रही थी फर्स्ट फ्लोर पे आके, मैंने कहा चलो थोड़ा इशू नहीं होगा, डिस्टर्बेंस। कल से मैं इसको पास करूंगी, ठीक है ना, तो फिर बेहतर होगा। अच्छा, तो रेफरेंस स्टैंडर्ड अब हमारे पास 5-6 चीजें हो गई। सैंपल कलेक्शन, उसके बाद हमने मेथड को फाइनलाइज करना है कि कौन सा मेथड करना है, हमारे पास उसकी एक्सपर्टीज है या नहीं है, और उस सब के बाद जिस सैंपल को स्टडी करना है उसका रेफरेंस मटेरियल, उसका एनालिटिकल ग्रेड, प्योर सब्सटेंस मौजूद है या नहीं। अगर नहीं होगा तो आप कंपेयर नहीं कर सकोगे। ऑलराइट, ये हमारे पास मेथड्स की बेसिक कंडीशन है। अब आपने प्रोसीजर को किस तरह से अडॉप्ट करना है वो, अब इसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर। किसी भी काम को करने के लिए जैसे आप प्रैक्टिकल की नोटबुक भी बनाते हो तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, उसको डिस्क्राइब, डॉक्यूमेंट करना है आपने। हमने क्वालिटी कंट्रोल में भी पढ़ा था कि हमें हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि हमने ये काम करना है। आपकी लैब या आपके पास एक
एक्सपर्टीज है कि आप मेटल को एनालाइज कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि हर मेटल को किस किस तरह से आपने एनालाइज करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसको इक्विपमेंट को जिसके ऊपर आपने सपोज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन पे काम करना है तो आइदर वो उसको कैलिब्रेट कैसे करना है, उसकी चेक कैसे करना है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो कैलिब्रेट नहीं है तो आपने उसकी कैलिब्रेशन कैसे करनी है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन, कि आपने अपने जो एनालिसिस करना है उसकी रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्ड कैसे बनाना है, ठीक है। उसके लिए नोटबुक करनी है, सॉफ्ट में कैसे रखना है, हार्ड में कैसे रखना है, पूरा आपके पास उसके स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर होने चाहिए। एसओपीस पढ़ा था ना हमने क्वालिटी कंट्रोल में, तो ये सारा यही उसी में आता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर में एसओपीस कौन से फॉलो करने हैं, उसका क्राइटेरिया, उसको रिजेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया बनाना है और उसको अप्रूव करने का क्या क्राइटेरिया बनाना है, डाटा रिकॉर्ड करना है, उसको प्रेजेंट फिर कैसे, रुक रही है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। अच्छा अभी मैं ना इसके बाद फिर एक दफा इसको मैं अपलोड करने के बाद आपसे फिर आप मुझसे व्हाट्सएप कर लेना, सब स्टूडेंट्स बल्कि अपनी अपनी राय देना, ठीक है। हर स्टूडेंट वो जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उस पर वो मुझे कमेंट करे। मैं पहले इसको अभी आप हम लेक्चर ले रहे हैं, उसके बाद मैं इसको फैकल्टी पोर्टल पे अपलोड करूंगी, फिर आप देख लीजिएगा कि इस तरह मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा बेहतर है। तो आप फिर मुझे अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में हर स्टूडेंट से लहदा से सिर्फ CR GR ना कमेंट करें, बाकी सब स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें, उन सब की राय भी उतनी ही अहम है। ओके, तो ये डाटा टू बी रिकॉर्डेड हमने करना है, मेथड एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन करना है, द अनसर्टेनिटी ऑफ द और द प्रोसीजर फॉर एस्टिमेटिंग अनसर्टेनिटी, वो सारा हमें जो सा है उसको हमने उसको डिस्क्राइब कर देना, डॉक्यूमेंट कर देना। अच्छा अब जो हमने करना है वो तो ये हो गया। अब मेथड्स कौन सा है वो हमने कौन सा फॉलो करना था, जैसे हमने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का हमने कहा कि हमने फॉलो करना है, तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के लिए आइदर हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड मौजूद है या नहीं है, या मेथड कौन सा है वो नॉन स्टैंडर्ड मेथड अब कौन सा होता है। स्टैंडर्ड मेथड वो होता है जो कि रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास ISO इंटरनेशनल सिस्टम फॉर स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, ठीक है। इसी तरह से ICH है, ICH क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन, एक किस तरह हार्मोनिक करना है, एक स्टैंडर्ड पे लेकर आना है चीजों को। तो हमने किसी जो वो मेथड जो किसी रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन से, किसी जर्नल से, किसी साइंटिफिक पर्सोना से जिसकी की एक्सपर्टीज को एडमिट किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है, उसके मेथड को अडॉप्ट करना है जो कि उसने कहीं पब्लिश कराया हुआ है, तो वो हम उसको कहेंगे दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड, कि हम क्या कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं। बट समटाइम क्या होगा कि हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड अगर नहीं है तो क्या है, फिर हम कहेंगे कि हमें नॉन स्टैंडर्ड मेथड यूज करना है। वो कौन सा मेथड होगा, देखिए आपने देखा कि थीसिस होता है, कभी किसी थीसिस की टाइटल के आपने आगे फुल स्टॉप लगा देखा है, किसी स्टूडेंट ने कोई थीसिस देखा हो या कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ा हो, आप लोगों ने बहुत सारी असाइनमेंट्स बनाई होंगी, तो कभी किसी के आगे फुल स्टॉप लगे देखा है टाइटल के आगे? नहीं, टाइटल नहीं हो, टाइटल के आगे, हाँ टाइटल के आगे फुल स्टॉप नहीं होता कभी भी। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी चीज हम उसको द एंड नहीं कह सकते, किसी भी एनालिसिस को, किसी भी रिसर्च को, किसी भी मेथड को, उसके अंदर कुछ प्रॉस कुछ कॉन्स, मतलब कुछ उसके प्लस पॉइंट होंगे, कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट होंगे जो कि मौजूद होंगे, जो हमें उस वक्त पता नहीं है। लेकिन अगर उसके रिजल्ट एक खास मेथड को फॉलो करके हमें उसके रिजल्ट कौन सा है, उसकी जो आप कह लो कि उसकी जो हमें परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी लग रही है, तो हम उसे एक स्टैंडर्ड मेथड कह देते हैं। और अगर वो नहीं है इस तरह का तो हम उसे कहते हैं वी आर फॉलोइंग द नॉन स्टैंडर्ड मेथड। नॉन स्टैंडर्ड मेथड क्या है? कोई सा भी नया मेथड या मेथड नॉट कवर्ड बाय स्टैंडर्ड मेथड, जो कि कहीं पे भी उसको पब्लिश नहीं किया गया, उसको किसी साइंटिफिक रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन हमारे अंडर स्टडी, क्योंकि हमारी भी एक पर्सनालिटी है, हमारे पास भी एक डिग्री है, हमारी भी कोई एक्सपर्टीज है, हम भी चीजों को एनालाइज करते हैं, हम भी चीजों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। आफ्टर द 16 ईयर एजुकेशन एटलीस्ट, तो हम ये कहते हैं कि हमने खुद मेथड डेवलप किया है, ये हमारा नया मेथड है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उस मेथड को फॉलो करने के लिए उसको पहले हम राइट अप करेंगे, उसको परफॉर्म करेंगे, तो ये स्टेप आ जाएगा मेथड डेवलपमेंट तक। डेवलप करने के बाद उसको वैलिडेशन बहुत जरूरी है कि हमने उसको कितना वैलिडेट, हमारा मेथड जो है वो किस कदर
वैलिडेट है। तो वैलिडेशन इज द नेक्स्ट स्टेप। अब इसको हम मेथड डेवलपमेंट को हम 3 फेजेस में कौन सा है वो डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है मेथड डेवलपमेंट, उसके बाद आ जाता है ऑप्टिमाइजेट करना, ऑप्टिमाइजेशन की ये मेथड जो हमने अडॉप्ट कर रहे हैं इसको बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इसकी कौन सी कंडीशंस ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। और जब ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो इसका मतलब है अब मेथड डेवलप हो गया कंप्लीटली। तो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा, तो उसको वैलिडेट करना है। तो उसकी वैलिडेशन, उसको वैलिडेट करें कि हाँ जी ये काम करेगा, उसको बार बार परफॉर्म करके उसको डिफरेंट तरीकों से मुख्तलिफ सैंपल्स के साथ हम उसको जब कैरी ऑन करेंगे, डिफरेंट एक्सपर्ट्स उसको जब कैरी ऑन करेंगे, जब उसको डन करेंगे, तो उसके रिजल्ट्स कितने डिफरेंट है, उसमें कितने परसेंट एरर मौजूद है, मैक्सिमम कितना एरर आ सकता है, कितना उसके अंदर परसेंटेज जो सी है वो उसकी इंटरवल जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो कितना है। साइंस से हमने सिस्टमैटिकली का मतलब है हमने स्टैटिस्टिकल अपने रिजल्ट्स को डिस्क्राइब करना है। तो थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट क्या हो गया, मेथड डेवलपमेंट, मेथड ऑप्टिमाइजेशन और लास्ट इज द मेथड वैलिडेशन। तो आज हम देख रहे हैं कि मेथड डेवलपमेंट क्या है। इट इज अ स्टेप प्रोसेस दैट डिटरमिन टेस्ट मेथड कैपेबिलिटीज थ्रू सिलेक्शन and optimization of analytical test parameter। एनालिटिकल टेस्ट पैरामीटर को सिलेक्शन के बाद, ऑप्टिमाइजेशन के बाद जब वो इस काबिल हो जाता है कि हम उसे परफॉर्म करके बेहतर रिजल्ट दे सकेंगे, हाई डिग्री की एश्योरेंस दे सकेंगे अपने रिजल्ट पर, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा मेथड डेवलप मेथड है। तो मेथड डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, इट इज अ स्टेप प्रोसेस दैट डिटरमिन्स Method development is a step process that determines the capabilities through selection and optimization of analytical parameters. It provides high degree of assurance that the test method will meet the established requirement. As method development proceeds, regular इसको review should be carried out। कि कोई भी मेथड कौन सा है वो आप ये नहीं कह सकते कि उसको, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि उसके आगे फुल स्टॉप, जिस तरह यहाँ फुल स्टॉप लगा है यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा। मैम आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत बार से काफी देर से कट रही है मैम, आवाज रुक रुक के आ रही है। अच्छा मैं दोबारा इसको करती हूँ। मेथड डेवलपमेंट इज अ स्टेप प्रोसेस that determines test method capabilities through selection and optimization of analytical test parameters। Okay, provide high degree of assurance कि आपके रिजल्ट्स जो है वो तमाम जो established requirements हैं, ये requirements किसने बनानी थी, ISO ने बनानी थी, ICH ने बनानी थी, कि जो requirements है बेसिक उस सबको पूरा करते हुए कि हमें हाई डिग्री के रिजल्ट्स देता है। ठीक है, टेस्ट मेथड प्रोसीड जब हम इसे करेंगे उसके बाद हम इसको रिव्यू भी करेंगे टाइम टू टाइम, आफ्टर 6 मंथ आफ्टर द ईयर को उसको रेगुलर रिव्यू करेंगे, शुड बी कैरिड आउट कि ये कब तक सही रिजल्ट देता है, कितने डिफरेंट पैरामीटर्स में, कितने डिफरेंट कंट्रीज में, कितने डिफरेंट लैब्स में इसको हमारे पास ये अडॉप्ट किया जा रहा है। तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसको रेगुलर रिव्यू का मतलब आपको समझ आ गया। मेथड डेवलपमेंट के बाद आपने इसको वैलिडेशन, ये जो रिव्यू का प्रोसेस है ना इसी को वैलिडेशन भी कह सकते हो। इज द कंफर्मेशन, इट इज द कंफर्मेशन, बेसिकली वैलिडेशन इज द, इट इज द कंफर्मेशन बाय एग्जामिनेशन and the provision of objective evidence that the particular requirement for a specified intended use are fulfilled। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि हमें सैंपल है, सैंपल में हमने लेड को डिटरमिन करना है, तो हमें ये कंफर्म होगा, हम उसे एग्जामिन करेंगे कि हम चाहे हमारा सैंपल जो था हमने कहा कि ये ppm की कंसंट्रेशन को फॉलो करता है, तो 0.5 ppm भी पार्ट्स पर मिलियन है, 0.5 की अगर कंसंट्रेशन मौजूद है, 0.05 ppm भी ppm की कंसंट्रेशन, 100 ppm, 600 ppm, तो दीज आर द डिफरेंट रेंज पार्ट्स पर मिलियन। अब हमें इस सारी कंसंट्रेशन को फॉलो करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा कि हर कंसंट्रेशन पर पार्ट्स पर मिलियन की, पार्ट्स पर मिलियन लेड की हर कंसंट्रेशन पे ये जो हमारा डेवलप मेथड है ये हमें 100% या कम से कम 99.9% कॉन्फिडेंस के साथ करेक्ट रिजल्ट देगा। गॉट इट? वैलिडेशन का मतलब समझ आ गया? यस। ओके, तो लेबोरेटरी को वैलिडेट करना है। लेबोरेटरी किसको वैलिडेट करेगी? नॉन स्टैंडर्ड मेथड को। आपकी लैब है, आप एनालिस्ट हो वहां पर,
तो आपने जो अपना मेथड डेवलप किया है, आपने को उसको कम से कम 10 टाइम्स, एटलीस्ट 10 टाइम्स आप उसे परफॉर्म करेंगे। दिस इज द एटलीस्ट मैं कह रही हूँ। जितनी ज्यादा रेपिटेशन होगी उतनी ज्यादा वैलिडेशन होगी। और जितने डिफरेंट, सिर्फ आप ही नहीं, आपके अलावा आप एक मेथड किसी और अपने किसी कंपेनियन, अपने जो आपके क्लासमेट है, आपका जो लैब फेलो है, आप उसको कहें कि ये मेथड है, इसको मैंने लेट को डिटरमिन करने के लिए मैंने फॉलो किया था, अब आप इसको यूज करें, ठीक है ना। तो स्टेटस को वैलिडेट करने के लिए, वैलिडेशन को जब हम नेक्स्ट स्टेप से देखेंगे तो पता चलेगा कि वैलिडेशन सिर्फ आपने खुद नहीं करनी, वो ऐसा होगा कि जब उसे कोई दूसरा परफॉर्म करेगा क्या उतने % रिजल्ट आ रहे हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड मेथड को वैलिडेट करेंगे लेबोरेटरी डिजाइन या डेवलप्ड मेथड। वही बात होगी कि अगर आपने किया है तो आपकी लेबोरेटरी का डिजाइन मेथड है वो। स्टैंडर्ड मेथड्स शुड आउटसाइड देयर इंटेंडेड स्कोप, should used outside their intended scope। इसको हम स्टैंडर्ड मेथड को हम यूज कर सकते हैं उसका जो इंटेंडेड स्कोप है। उस इंटेंडेड स्कोप किसे कहेंगे? The modification of standard method to confirm that the methods are fit for the intended use। कि जिस मकसद के लिए हमने जो उसे इंटरप्रेट करना है, जो इंटेंड करना है, उससे एटलीस्ट वहां तक, जिस तरह मैं पहली बात रेपिटेशन है, इसको हम यहाँ से मॉडिफिकेशन, ये स्टेप को यहाँ से हम खत्म करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड मेथड टू कंफर्म दैट द मेथड्स आर फिट फॉर द इंटेंडेड यूज। ये कंफर्म करेंगे तो दिस विल बिकम द स्टेप जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, वो वैलिडेशन का है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? 40 मिनट बाद अपने आप एंड हो जाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैन बी मेड बाय एम्प्लॉइंग मेथड डेवलपमेंट प्रिंसिपल to standard test method during the method development process. The optimum test parameters are identified to ensure applicability and reliability of the data। इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस हमारी इंप्रूव होगी और मेथड डेवलपमेंट के प्रोसेस में ऑप्टिमम टेस्ट पैरामीटर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये इंश्योर कराने के लिए कि इसके जो डाटा है वो रिलायबल है और एप्लीकेबल है। ओके, गॉट इट? यस मैम। अच्छा ठीक है जी। अभी हमने ये अब हमारे पास तकरीबन 34 मिनट का जो है वो हो गया। जूम की मीटिंग 40 मिनट्स मैक्सिमम है। तो इसमें आप में से किसी ने कुछ पूछना हो तो क्लास इज ओपन फॉर डिस्कशन। नहीं मैम, अगर कुछ समझ नहीं आएगा फिर हम रीड करके आपसे फिर डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। ठीक है, कोई और स्टूडेंट? किसी को कुछ नहीं पूछना है? मैम आवाज बहुत कट कट के आ रही थी। अच्छा, आवाज बहुत। और किसी बच्चे को शिकायत? मैम ये पेज जो आप शेयर करते हैं ना, ये थोड़ा जूम करके शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, जूम करके शेयर करूं? और कुछ? मैम स्क्रीन पे भी जूम हो जाता है, मोबाइल की स्क्रीन पे भी। वो तो मैंने किया लेकिन यस मैम, स्क्रीन पे जूम हो जाता है मैम। ठीक है, मैं स्क्रीन पे भी जूम कर दूंगी। ठीक है जी, चले फिर मैं ये भी आपके साथ उस पर शेयर करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा फिर बताती हूँ कि कैसे करना है। आप फिर मुझे अपने अपने कमेंट्स आज शाम तक भेजिएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम, चलें, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।